हाय फ्रेंड्स। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम बात करेंगे कि कनाडा मत आना अगर आपको ये चीजें पता नहीं है। तो हमने इसी सीरीज के 2 ऑलरेडी वीडियो पब्लिश कर दिए हैं जिसमें हमने कनाडा आने के लिए जो जो मेजर एप्लीकेशन की कैटेगरीज है, ठीक है ना, वो सब की सब कैटेगरीज के ऊपर हमने वैसे वैसे 2-2 पॉइंट्स बताए हैं जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। और उसी सीरीज का ये वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम वही 5 अलग अलग जो सीरीज है, मतलब जो एप्लीकेशन है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि अगर आप कनाडा आना चाहते हैं और आपका एप्लीकेशन आपको इन्हीं 5 एप्लीकेशन कैटेगरीज में लगाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशन या रूल्स या क्वेश्चंस आपको रिलेट कर सकते हैं आपको एप्लीकेशन लगाने से पहले, इवन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन और आफ्टर द एप्लीकेशन, और यू मे अराइव इन कनाडा ऑन दैट बेसिस। ये सब चीजें कई बार बहुत ही मैटर करती हैं। और होता ये है कि अगर आज के टाइम में आपको ये सही नॉलेज नहीं है और आपने अपना एप्लीकेशन शुरू कर दिया और उसके बाद आपको पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर रूल आपने कहीं स्किप कर दिया है, तो दैट कैन क्रिएट टू मच कंफ्यूजन टुवर्ड्स योर एप्लीकेशन और इट मे टेक यू टुवर्ड्स द रिफ्यूजल ऑफ योर एप्लीकेशन। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो में, जब हम वही 5 कैटेगरीज की 2 और बातें बताएंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो प्लीज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, एंड ये हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर ले, और हमें कमेंट में या हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो दिए हुए हैं उसके ऊपर हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं कि आपको और क्या जानना है इसी पर्टिकुलर कैटेगरीज में। तो हमारी टीम उसके ऊपर और वर्कआउट करके आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहेगी जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले, और हो सके तो हम आपको वही एप्लीकेशन कैटेगरीज में आपको हेल्प भी करवाएं। पहली कैटेगरी जैसे आप देख पा रहे हैं कि विजिटर वीजा है। तो विजिटर वीजा में हमने आगे की सीरीज में तो जो जो चीजें कवर कर ली, हम उसके ऊपर मतलब उसके आगे जा रहे हैं जिससे आपको और 2 बातें पता चले। सबसे पहली बात है कि रेगुलर वीजा और सुपर वीजा में डिफरेंस क्या होता है। तो हमारे पास क्लाइंट्स के क्वेश्चन आते रहते हैं, खास करके पेरेंट्स के लिए, कि सर हमें रेगुलर विजिटर वीजा लगाना चाहिए या सुपर वीजा लगाना चाहिए। इवन उनके जो बच्चे, मतलब जो सन या डॉटर कनाडा में ऑलरेडी पढ़ के आगे बढ़ चुके हैं, वर्क परमिट या पीआर पे हैं, उनको भी ये क्वेश्चन कई बार नहीं पता होता है। तो यहाँ पे हम वो क्लैरिटी देना चाहेंगे कि अगर आपका सन या डॉटर, ठीक है ना, बीइंग अ पेरेंट्स, आपके सन या डॉटर कनाडा में ऑलरेडी पीआर हो चुके हैं, ठीक है ना, या सिटीजन है, तो आपको जो विजिटर वीजा की कैटेगरी लगानी है वो सुपर वीजा भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको कनाडा में 5 साल कंटिन्यूअसली रुकना है, मतलब 6-6 महीने में वापस नहीं आना है, तो आप वो वाली कैटेगरी यूज कर सकते हैं, सुपर वीजा की कैटेगरी। सुपर वीजा की कैटेगरी में जो एप्लीकेंट है, जो आप बीइंग अ पेरेंट्स एप्लीकेशन लगाते हैं, तो आपकी स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारी हो जाती है आपके बच्चे की, मतलब जो आपके सन या डॉटर ऑलरेडी कनाडा में पीआर होल्डर है, उनकी एक सर्टेन इनकम होनी चाहिए, उनको आपके लिए इंश्योरेंस भी लेना है और साथ में और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं। तो आपको अगर रेगुलर विजिटर वीजा लेना है तो आपको, मैंने जैसे आगे के वीडियोस में बताया, कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको विजिट आपकी खत्म करके वापस आना है, आप उससे ज्यादा वहां पे नहीं रह सकते। जबकि सुपर वीजा में ये होता है कि आप 6 महीने से ज्यादा भी रह सकते हैं, तो उसमें सर्टेन ईयर्स की भी वैलिडिटी आपको स्टेट के ऊपर अलाउड होती है। तो ये डिफरेंस होता है। तो अगर आपके सन या डॉटर वहां पे स्टूडेंट वीजा पे है या वर्क परमिट पे है, तो उनको रेगुलर विजिटर वीजा ही आपके लिए लगाना है, ठीक है। वो आपके लिए सुपर वीजा तभी लगा सकते हैं जब उनका पीआर हो जाता है या वो सिटीजन हो जाता है। सो इट मे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कैटेगरी डिफरेंस। अब बात करते हैं नंबर 2, जो यहाँ पे मैंने पॉइंट मेंशन किया कि सिबलिंग को अपनी फाइल में इंक्लूड करे कि नहीं। मतलब मान लीजिए कि जो पेरेंट्स हैं उनको जब विजिटर वीजा लगाना होता है उनके सन या डॉटर जो ऑलरेडी कनाडा में है उनके बेसिस पे, तब और एक क्वेश्चन आता है कि उनके भाई या बहन, मतलब सिबलिंग जो इंडिया में है, उनकी फाइल पेरेंट्स के साथ रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। ये क्वेश्चन हमें हर बार मेजर क्लाइंट से आते रहते हैं, और उसके अंदर सॉल्यूशन ये होता है कि आपके सिबलिंग का एप्लीकेशन जो उस टाइम पे जो प्रोफाइल है वो देखना बहुत जरूरी है। मतलब मान लीजिए कि उनकी एज क्या है, वो मैरिड है या सिंगल है, उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, उनका अभी का पढ़ाई प्लस उनका वर्क का जो प्रोफाइल है वो क्या है, और वो वहां पे, मतलब आपके पेरेंट्स के साथ जब फाइल रख रहे हैं तब आपको विजिटर वीजा अगर उनको मिल भी जाता है, ठीक है ना, आपके सिबलिंग को मिल भी जाता है, तो वो यहाँ पे कनाडा में जो उन्होंने डिफाइन उनका जो स्टे लिखा था ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, वो खत्म करके इंडिया वापस क्यों जाएंगे, ठीक है ना, उनकी जो गारंटी है कि वो वापस क्यों जाएंगे, वो सब चीजें यहाँ पे बहुत मैटर करती हैं। तो यस, सिबलिंग की फाइल आप अपने पेरेंट्स की विजिटर वीजा की फाइल के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, बट उसके प्रोफाइल के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और वो रूल को फॉलो करना है, जिससे आप वीजा ऑफिसर को ये कन्विंस कर पाए कि यस, that particular applicant who is included as a sibling in our parents visitor visa file or the super visa file, ठीक है ना। तो वैसे सुपर वीजा में तो ये अलाउड नहीं है, बट रेगुलर विजिटर वीजा फाइल में जो इंक्लूड है उनके वापस जाने की गारंटी ये चीजों से बन रही है। तो आपको ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है।
अब बात करते हैं स्टूडेंट वीजा पे, जहां पे हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि डिफरेंस बिटवीन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स जब भी हमें पूछने आते हैं तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन कनाडा के लिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि अगर आपको कॉलेज में जाना चाहिए या यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। तो इसका बहुत ही आसान आंसर है कनाडा के लिए स्पेसिफिकली। कनाडा में गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई हुई है, आप देखेंगे स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम, ठीक है ना, उसमें जो भी उन्होंने कॉलेजेस प्रमोट की है वो पब्लिक कॉलेजेस को ज्यादा उन्होंने प्रमोट किया। और नए रूल के हिसाब से तो अब वो पब्लिक कॉलेज के मेन कैंपस को ही प्रमोट करते हैं जो प्राइवेट कॉलेज के साथ एफिलेटेड ना हो। तो वो कम्युनिटी कॉलेज जो होती है उसमें जो कोर्सेज होते हैं वो स्किल बेस्ड होते हैं। मतलब एग्जाम्पल मैं अगर दे रहा हूँ, मैं अगर आईटी के फील्ड से हूँ, कंप्यूटर के फील्ड से हूँ, और अगर मुझे कॉलेज में पढ़ना है तो मुझे प्रिसाइज फील्ड मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे नेटवर्किंग पे पढ़ना है, मुझे वेब डिजाइनिंग पे पढ़ना है, मुझे साइबर सिक्योरिटी पे पढ़ना है, मुझे ग्राफिक डिजाइन में पढ़ना है। तो ये जो प्रिसाइज और चोजन जो फील्ड है वो फील्ड मुझे कॉलेज में मिल सकते हैं। और जबकि मैं यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ना चाहता हूँ तो मेरे लिए बैचलर डिग्री के ऑप्शन बनते हैं। तो बैचलर डिग्री इन डिटेल आपका जो फील्ड है, रिलेटेड जो फील्ड का जो भी पढ़ाई आप ले रहे हो, चाहे वो कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तो वो फील्ड की आपकी डिटेल पढ़ाई हो रही है। तो ऑफ कोर्स जब डिटेल पढ़ाई के लिए एलिजिबिलिटी होती है वो रिक्वायरमेंट कॉलेज के रिक्वायरमेंट से एजुकेशन लेवल पे और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लेवल पे ज्यादा होती है। तो ये मान लीजिए कि आप अगर कॉलेज में एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपके 50% से ऊपर होने चाहिए। उसके नीचे भी सर्टेन कोर्सेज अलाउड है, बट मेजर कोर्सेज में आपको 50% से ऊपर आपका स्कोर आपके 12th ग्रेड में होना चाहिए या लास्ट डिग्री में होना चाहिए। और अगर आप यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में जब भी जा रहे हैं तो आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो जो स्कोर मांग रहे हैं, वो जो एजुकेशन में चाहिए, वो 60% या 70% के ऊपर जाना चाहिए। आईएलटीएस के अंदर भी रिक्वायरमेंट कई बार कॉलेजेस में ओवरऑल 6 पे चल जाती है, जबकि यूनिवर्सिटी में वो चीज 6.5 या 6 पे भी मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। पीटी का स्कोर भी वही चीजों से आगे बढ़ता है। तो जब भी आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कंफ्यूज हो रहे हैं तब आपकी प्रोफाइल को पहले देखिए, आपकी प्रोफाइल आपको क्या अलाउ कर रही है। और एक बात जो काफी स्टूडेंट को नहीं पता होती है कि कॉलेज जो है, कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, उसपे काफी ऐसे कोर्सेज भी है जो खत्म करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी को आप क्रेडिट ट्रांसफर पे आगे यूनिवर्सिटी की डिग्री भी खत्म कर सकते हैं। काफी ऐसे एडवांस डिप्लोमा भी कॉलेजेस में, मतलब ये कम्युनिटी कॉलेजेस में अवेलेबल है, जिसमें बच्चा 12th के बाद अगर पढ़ने जा रहा है तो वो एडवांस डिप्लोमा 3 साल का कर रहा है। उसके बाद वो अगर बैचलर डिग्री को भी खत्म करना चाह रहा है तो 1 साल या 1.5 साल के क्रेडिट ट्रांसफर के ऑप्शन पे उनके जो पाथवे प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटीज अलाउड है, जो गवर्नमेंट होती है, उसमें वो बाकी की डिग्री खत्म कर सकते हैं। तो होप ये चीजें आपकी काफी क्लियर हो रही है। बट ऑफकोर्स ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल है तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन बताया था पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। मतलब एक वीडियो हमारा रिसेंटली पब्लिश हुआ है जिसमें हमने पार्ट टाइम जॉब के रूल्स बताए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन होता है कि हमें पार्ट टाइम जॉब के कितने आवर्स अलाउड है। तो ये वीडियो जब आप इंडिया से देख रहे हैं और अब आप कनाडा स्टूडेंट वीजा पे प्लान कर रहे हैं तो आपको एक थंब रूल याद रखना है जो अभी फॉलो होने वाला है आपके लिए आगे जाके कनाडा में। वो ये है कि आपको 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम जॉब अलाउड है ड्यूरिंग द स्टडी। और जब आपका ऑफिशियल ब्रेक होगा, मतलब आप पढ़ाई में ऐसे जा रहे हैं जहाँ पे 2 सेमेस्टर से ज्यादा की आपकी पढ़ाई है और उसकी इन बिटवीन आपको वैकेशन मिल रहा है, ऑफिशियल ब्रेक होगा, तब आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। फुल टाइम में कोई आवर्स की लिमिट नहीं होती है, 40 आवर्स ही करना है या उससे ज्यादा करना, व्हाटएवर यू हैव दैट कैपेसिटी इनटू योर वर्क सिनेरियो आप कर सकते हैं। फुल टाइम में कोई वर्क की लिमिट नहीं होती है। तो ये रूल चल रहा है और हमने जो वीडियो पब्लिश किया उसकी लिंक हमने यहाँ पे रखी भी हुई है। तो उस वीडियो में आप देखेंगे तो गवर्नमेंट अपकमिंग डेज में 30 आवर्स पर वीक का भी पार्ट टाइम जॉब का रूल परमानेंट करने वाली है, ऐसा उन्होंने सोचा हुआ है। मतलब आईआरसीसी जो है, कैनेडियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो ये सोच रहा है कि आने वाले दिनों में वो 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम का रूल की जगह उसको एक्सटेंड करके 30 आवर्स पार्ट टाइम आवर्स आप कर पाओ ड्यूरिंग द स्टडी, वो करने वाली है। तो ये मेजर रूल आपको समझना है और उसका वीडियो में हमने पूरा बनाया हुआ है बहुत ही डिटेल में, तो प्लीज आप उसको एक बार देख लीजिए। अब बात करते हैं स्पाउस वीजा पे, SOWP, स्पाउस ओपन वर्क परमिट। तो आगे के 2 वीडियोस में हमने इसी पर्टिकुलर कैटेगरी की 4 अलग अलग टॉपिक पे हमने डिस्कशन की थी। अब यहाँ पे और 2 टॉपिक हमने लिखे हैं। सबसे पहला टॉपिक है फंड्स रिक्वायरमेंट। तो स्पाउस वीजा पे जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो जो स्पाउस इंडिया में है, ठीक है ना, उसकी एप्लीकेशन जब लगती है तो क्या क्या फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें आता है क्लाइंट के तौर से। तो आपके जो मेन एप्लीकेंट, मतलब जो कनाडा में ऑलरेडी है या कनाडा जाने वाले हैं, ठीक है, तो उनका लिविंग कॉस्ट तो आपने जीआईसी से दिखा दिया पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई जब उनका स्टडी परमिट अप्रूव हुआ तब। पर अब आपके स्पाउस को 3 टाइप के फंड्स दिखाने होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला फंड ये होगा कि आपको जॉइंट अकाउंट में फंड दिखाना है। मतलब हस्बैंड वाइफ का बैंक में सेविंग अकाउंट इंडिया में जॉइंट में होना चाहिए और उसमें सर्टेन अमाउंट आपको वहां पे प्रूव करनी है जो आप लिविंग कॉस्ट के लिए आगे जाके यूज करेंगे और वो आपने सेव की है आपके जॉइंट अकाउंट में। तो इससे एक आपका रिलेशनशिप जो है वो भी प्रूव होता है, एज वेल एज जो फंडिंग आपने सेव की है वो आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रूव कर रहा है। नंबर 2, दूसरी टाइप का जो फंड दिखाना है वो कनाडा में दिखाना है। मतलब कनाडा में जब स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है तो वो जीआईसी दिखाता है।
ऑफकोर्स की जीआईसी की रिक्वायरमेंट 20,000 से प्लस उन्होंने डिक्लेयर की है, तो वही उसी तरीके से स्टूडेंट के जब स्पाउस उनको ज्वाइन करे तो उनका भी मिनिमम लिविंग कॉस्ट उनको प्रूव करना होता है, जो हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि $8,000 से लेके $12,000 के बीच में आपको अमाउंट प्रूव करनी है। अगर वो जो स्टूडेंट है वो अभी वहां पे ट्रैवल नहीं किया, उन्होंने नहीं किया है और स्पाउस की फाइल लगा रहे हैं, तो वो फंड इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज में यहाँ पे सेविंग अकाउंट में भी दिखा सकते हैं। और तीसरे टाइप का फंड होता है पेरेंट्स का, मतलब जो स्पाउस एप्लीकेंट है उनके जो पेरेंट्स है जो इंडिया में है, उनका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स उसमें लगता है ये प्रूव करने के लिए कि आपके पास फाइनेंशियल फैमिली बैकग्राउंड भी है, जो ये प्रूव करेगा कि लेटर ऑन अगर रिक्वायरमेंट आपको पड़ रही है फंड की ज्यादा, तो आप ये फंड को भी ज्यादा यूटिलाइज वहां पे कर पाएंगे। तो ये चीजें फंड के बारे में क्लियर है आपके लिए। अब बात करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। तो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स के जो टाइप होते हैं वो केस बाय केस डिफरेंट होते हैं, बट मेजर जो चीजें हम बता दें कि सबसे पहला होता है मैरिज सर्टिफिकेट। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रॉपर मैरिज सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रार से मिलता है वो यहाँ पे लगाना है। नंबर 2 होता है मैरिज की इन्विटेशन कार्ड, मतलब इवेंट जब आपकी मैरिज हुई थी उसके जो इन्विटेशन कार्ड है वो अगर कोई और लैंग्वेज में है अदर देन इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करवा के उसमें दिखाने होते हैं। नंबर 3 हो गया आपके फोटोग्राफ्स, कैजुअल फोटोग्राफ्स और मैरिज के फोटोग्राफ्स। उसके बाद आपको जो दिखाना है वो होता है आपकी चैट हिस्ट्री, ठीक है, जो आपके रिलेशनशिप से पहले, मतलब जो मैरिज आपके हुए उससे पहले अगर आपने कोई चैट हिस्ट्री आपकी है वो दिखा सकते हो। आपके मैरिज के बाद आपकी कोई डिस्कशन हो रही है वो आप दिखा सकते हो। सोशल मीडिया के अकाउंट्स के आप स्क्रीनशॉट्स रख सकते हो। तो जितनी चीजें आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना रही है वो सब चीजें उसमें रख सकते हैं। कई बार लोग फोन बिल्स भी रखते हैं जिसमें ये प्रूव हो रहा है कि कॉन्वर्सेशन दोनों के बीच में हुआ है। फिर कहीं ट्रैवल किया है तो उसके रिसिप्ट्स रख सकते हैं, इनवॉइसेस रख सकते हैं। फिर उन्होंने कोई पॉलिसी परचेस की है तो वो भी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में आप प्रूव कर सकते हैं कि ये जॉइंटली हमने परचेस की थी। कोई प्रॉपर्टी अगर परचेस की है तो फाइनेंशियल में भी चल सकती है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में भी चल सकती है। तो इन सब चीजों से आपका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी है वर्क परमिट। अब वर्क परमिट की यहाँ पे जो 2 बातें बताई है उसमें सबसे पहली बात यह है कि वर्क परमिट आप होल्डर है और आपको फ्यूचर में पीआर लेना है तो आप क्या करेंगे। तो वर्क परमिट होल्डर्स के मेजर सिनेरियो में यही चीज होती है कि जब वो वर्क परमिट पे यहाँ पे आते हैं और उसके बाद 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस उनको वो गेन करते हैं जो सर्टेन नॉक ऑक्यूपेशन में होता है। मान लीजिए टियर 1 में है या टियर 2 में है या टियर 3 में है, ये सब ऑक्यूपेशन की कैटेगरीज है, लेवल है। तो उसमें जब उनका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद जो प्रोविंस में वो काम कर रहे हैं उस प्रोविंस में या तो पूरे फेडरल के हिसाब से एक्सप्रेस एंट्री में या फेडरल स्किल ट्रेड वर्कर में जो ऑक्यूपेशन उनको वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का दे रही है वर्क परमिट पे, वो एक्सपीरियंस पे 1 साल के बाद वो एप्लीकेशन पीआर का लगा सकते हैं। तो ये अलाउ होता है और मोस्ट ऑफ दी प्रोग्राम्स पीएनपी पे ज्यादा रिलाई होते हैं, मतलब प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम होता है वो ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें एलिजिबल करता है, बिकॉज वो प्रोविंस को आपकी रिक्वायरमेंट होती है और आपने 1 साल का एक्सपीरियंस प्रूव कर दिया तो आपने कनेक्शन दिखा दिया कि आप वो प्रोविंस पे आके आपने वर्क एक्सपीरियंस गेन भी किया है और अब आप अगर वहां पे ही आगे सेटल होना चाहते हैं तो ये पीआर के डिफरेंट प्रोग्राम्स में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि पीआर मतलब वर्क परमिट के दौरान आपको स्टडी की बात हो रही है। काफी ऐसे एप्लीकेंट्स होते हैं जिनको ये होता है कि सर मैं वर्क परमिट पे आ गया बट अभी मुझे मेरी स्किल इंप्रूव करने के लिए कुछ पढ़ना है, तो डू आई रिक्वायर टू कन्वर्ट माई वर्क परमिट इनटू द स्टडी परमिट? नहीं, कैनेडियन गवर्नमेंट ने 2023 में ही ये रूल को बदल दिया। उन्होंने ये बता दिया कि एनी वर्क परमिट होल्डर्स, ठीक है, एनी वर्क परमिट होल्डर्स कैन स्टडी अलोंग विद देयर वर्क परमिट स्टेटस। तो आप अपनी स्किल इंप्रूवमेंट के लिए फुल टाइम पार्ट टाइम स्टडी जैसे ही आपके वर्क आवर्स अलाउ कर रहे हैं वो आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए स्टडी परमिट कन्वर्ट करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा लास्ट जो पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर बार हमारे फेमस टॉपिक में आता है, वो है पीआर। अब पीआर में हमने आगे के वीडियोस में तो 4 टॉपिक डिस्कस किए थे, यहाँ पे और 2 टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला है कि आपको पीएनपी थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। अब ये जो पॉइंट है वो काफी एप्लीकेंट्स जो ऑलरेडी कनाडा में है, इवन जो पीआर अब लगाने वाले हैं, उनको भी ये नहीं पता होता कि ऐसी कोई कैटेगरी होती है। तो जैसे मान लीजिए कि आप पीएनपी का मतलब समझते हैं प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम, जहां पे जो प्रोविंस में आप हैं उनके खुद के प्रोग्राम चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लेबर शॉर्टेज को खत्म करके एलिजिबल एप्लीकेंट्स को उन्हीं पर्टिकुलर स्टेट में वो लोग पीआर प्रोग्राम में नॉमिनेट करें, जिससे 600 पॉइंट मिल जाते हैं जो पीएनपी होता है, और वो 600 पॉइंट फिर आप फेडरल की आपकी जो पीआर है उसमें यूज करके परमानेंट जो पीआर है वो ले सकते हैं, मतलब पीआर कार्ड तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे और एक स्ट्रीम होती है, जब आप एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन लगाते हैं तब आप अपना प्रोविंस चूज करते हैं कि आप कौन से प्रोविंस में रहना चाहते हैं, जैसे जहां पे आप काम कर रहे हैं, जैसे ओंटारियो हो गया या अल्बर्टा हो गया या सास्केचुअन हो गया, ठीक है, नोवा स्कोशिया हो गया, न्यू ब्रुंसविक हो गया। तो इसमें कई बार ये होता है कि कुछ कुछ ऐसे प्रोविंसेस हैं जो एक्सप्रेस एंट्री पे रिलाई कर रहे हैं, तो उनकी खुद की जो पीएनपीज हैं, जो प्रोविंस है, जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए अल्बर्टा।
अल्बर्टा की खुद की पीएनपी के प्रोग्राम्स हैं जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया था, यहाँ पे हमने लिंक भी रखा है। अब उसके अलावा उसमें हमने जैसे बताया था कि वो प्रोविंस में जब आप एप्लीकेशन एक्सप्रेस एंट्री का भी लगाते हैं और ये बताते हैं कि आप अल्बर्टा में ही काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने अल्बर्टा में पढ़ाई भी की है, तो वो सब चीजों से कनेक्शन बन रहा है। तो अल्बर्टा गवर्नमेंट एक्सप्रेस एंट्री के पूल में आई हुई एप्लीकेशंस को भी मॉनिटर करते हैं और अपने रिक्वायर्ड ऑक्यूपेशन जो उनको ह्यूमन कैपिटल चाहिए, ठीक है ना, उनके जो लेबर शॉर्टेज है उसको कवर करने के लिए पूल में से भी इन्विटेशन दे रहे हैं। तो वो जब इन्विटेशन देते हैं तब आपका स्कोर 380 होता है या 420 होता है, कम है, जो फेडरल्स के स्कोर में कभी भी आने नहीं वाला है। फिर भी आप पीएनबी में आपको वो नॉमिनेशन ऑफ इन्विटेशन NOI वो गवर्नमेंट आपको दे देती है। तो मेक श्योर कि ये कैटेगरी भी एप्लीकेंट्स के लिए अवेलेबल होती है, बट काफी एप्लीकेंट्स को ये पता नहीं होता है। उनको ये लगता है कि मैं पीएनपी के अलावा कोई और कैटेगरी नहीं लगा सकता हूं, तो ये बात गलत है। आप एक्सप्रेस एंट्री भी लगा सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री की जो प्रोफाइल है उसमें अगर आपने वो स्टेट जिसमें आपको नॉमिनेट होना है उसके बारे में आपने ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन बनाए हैं तो वो स्टेट की गवर्नमेंट आपको चूज कर सकती है। तो ये चीज भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक जो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया कि वर्क एक्सपीरियंस वर्सेस आपका नॉक कोड। अब होता यह है कि कई बार आपने इंडिया से आपका वर्क एक्सपीरियंस कुछ गेन किया है और आप कनाडा में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद आपका वर्क परमिट आता है या आप पहले से वर्क परमिट पे आते हैं और कुछ वर्क एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो वो दोनों ऑक्यूपेशन अगर डिफरेंट फील्ड की है या सेम फील्ड में पर डिफरेंट लेवल की है, ठीक है ना, जिसका नॉक कोड डिफरेंट लग रहा है, और फिर अब जब आप PR की फाइल लगा रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि आप ये दोनों एक्सपीरियंस को क्लब करके एक ही नॉक कोड का एक्सपीरियंस गिन पाएंगे। आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड व्हिच इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग इन द टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्क एक्सपीरियंस पार्ट। तो मान लीजिए इंडिया में आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस जो है वो अलग नॉक कोड का है और आपने यहाँ पे कनाडा में जो वर्क एक्सपीरियंस गेन किया है वो अलग नॉक कोड का है। तो जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये नहीं समझना है कि वो दोनों क्लब होकर आपको पॉइंट देगा। इंडिया का वर्क एक्सपीरियंस इस केस में आपको फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट देगा, जबकि कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस जो होगा वो कैनेडियन एक्सपीरियंस को ही देगा। दोनों नॉक कोड अलग अलग अगर है तो वो क्लब नहीं करेगा। तो वो ऑक्यूपेशन में जो आपने अप्लाई किया है, जो कनाडा में PR के लिए आपने चूज किया है, वो ऑक्यूपेशन का तो एक ही साल का या कनाडा वाला जो एक्सपीरियंस है वही काउंट होगा। इंडिया का एक्सपीरियंस फॉरेन एक्सपीरियंस के तौर से डिफरेंट नॉक कोड में काउंट होगा, तो उसका पॉइंट का लेवल अलग से मिलेगा। तो ये क्लैरिटी आपको बहुत ही पहले से होनी चाहिए जब आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि आपको जब एप्लीकेशन लगा रहा है तो आपको पॉइंट कैलकुलेशन कैसे करना है। होप ये वीडियो सीरीज से आपको वैल्यू मिल रही है और काफी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो रही है जो भी कैटेगरी में आप कनाडा में एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।